नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल इस वक्त चल रही है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जब से समाजवादी पार्टी का दामन थामा, जब से उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी हलचल है। लेकिन आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तरफ से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को लताड़ लगाई गई है और ये कहा गया है कि बसपा से मैं अलग नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था। और ऐसे समय में ये बातें सामने आई हैं जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात हो रही है। अभी इमरान मसूद की तरफ से कांग्रेस जब अखिलेश यादव को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अब अखिलेश यादव में नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस को मैसेज देंगे? आज इसी सवाल को हम उठाएंगे। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव साहब हैं। राम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत। जुहैर तराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला और कैपिटल टीवी के साथ आप जुड़े हैं। जुहैर साहब, मैं आपके पास ही आता हूं सबसे पहले, क्योंकि अगर बात हम समाजवादी पार्टी की करें तो जो मैंने सवाल उठाया कि अब कांग्रेस को लताड़ लगाने का काम क्या वाकई नसीमुद्दीन सिद्दीकी ही करेंगे, जिस तरीके से इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को लताड़ लगाने का काम कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है जुहैर साहब कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की खबरें हैं। ऐसे में कांग्रेस से इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए सवाल उठाएंगे और समाजवादी पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के लिए सवाल उठाएंगे, तो कहीं आपको गड़बड़ झाड़ा लगता नहीं है कि एक तरफ गठबंधन की बातें तो एक तरफ बड़े नेताओं से मैसेज देने की कोशिश? नहीं नहीं, बिल्कुल ये मैसेजिंग ही होता है। जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें मैसेजिंग के लिए ही, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ये कांग्रेस को जवाब, इमरान मसूद को ही जवाब देने के लिए, मैसेजिंग के लिए ही उनको लगाया गया है। जिस तरीके से आप देखिए कि जब आजम खां समाजवादी पार्टी से बाहर थे तो वो जो भी आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाते थे, तो वहां से मुंबई से जो है उनको बुलाया जाता था, दूसरे नेताओं को, ताकि जो है क्या नाम है, आजम खां का जवाब दिया जा सके। इसी तरीके से इमरान मसूद इमरान मसूद को जवाब देने के लिए नसीमुद्दीन को जो है लगाया गया है पार्टी ने। मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है। जुहैर साहब, कहीं ना कहीं ये सवाल वाजिब है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन ओपनिंग कमेंट राम जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। राम जी, आपसे सवाल लेता हूं मैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को लुभाने की रणनीति हो रही है और खास तौर पर विशेष समुदाय मुसलमान वोट बैंक हासिल करने की कोशिश। अब आप देखिए, कांग्रेस के साथ भी मुसलमान वोट बैंक रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ भी मुसलमान वोट बैंक रहा है। तो मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने की रणनीति उत्तर प्रदेश में जो हमें दिख रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए, इमरान मसूद के जरिए, क्या भीषण लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर? क्योंकि आप पर्दे के पीछे तो लड़ रहे हैं, पर्दे के सामने दोस्ती दिखा रहे हैं। जी देखिए, ये केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है। हकीकत में ये सभी पार्टियां, उनके शीर्ष नेता जो इंडिकेटेड लोगों को वर्चस्व दे देते हैं, भाई तुम इससे निपटना, तुम इससे निपटना। और यही एक कारण है कि एक दूसरे पर जो कोई शीशा लेदर करता है, कोई कीचड़ फेंकता है, और किसी ना किसी तरह से उनकी कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोटों की सिंपैथी ले लें और अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा उनके वोट ले लें। लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। उन्होंने देख लिया जब यहाँ आपस में होती है तो वो तरीके से वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप बसपा की बात करते हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आपने सुना होगा, उन्होंने कई बात की कि बसपा से मुझे निकाला गया और समाजवादी पार्टी ने उतनी तवज्जो मुझे दी जो सीनियर लीडर के होने के नाते देनी चाहिए थी। और जो मेरा सवाल रहा है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही लड़ाई होगी? क्योंकि बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक देख रहे हैं, वैसे वैसे आपसी लड़ाई काफी बढ़ती जा रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कितना लाजवाब कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी थोड़े दिन में सपा से भी इस्तीफा दे देंगे। देखिए हर जी, जैसे जैसे चुनाव 2027 का नजदीक आएगा, तमाम डायमेंशन अभी खुलने बाकी हैं, खुलेंगे। आप देख सकते हैं कि समाज, जैसे कि बहुजन समाज
पार्टी को डोरे डालने के लिए वो ऐसी तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि किसी शासन मायावती के साथ उनका पैक्ट हो जाए। उसी तरीके से कांग्रेस भी, इमरान मसूद भी चाह रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नैरेटिव वाला जो मामला है वो कांग्रेस और अगर बसपा एक साथ आती है या इस तरीके का कोई गठबंधन होता है, वो ऐसे साथ आते हैं, तो वो नैरेटिव उनके साथ चला जाएगा, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा, एक लॉस होगा। तो वो अपना भी नैरेटिव समाजवादी पार्टी सेट करने के लिए कि नहीं, मुस्लिम धड़ा जो है हमारे साथ है और मुसलमानों के तमाम बड़े नेता उनकी पार्टी में इस वक्त मौजूद है, इसीलिए वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इस समय जो है आगे करके जो है तमाम बयान दिलवा रहे हैं, ताकि कांग्रेस में भी, आलाकमान में भी ये संदेश जाए कि वो अगर ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी की वो बसपा के साथ गठबंधन करके और मुसलमानों का वोट शिफ्ट कर सकती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ठीक है, लेकिन ज्यादातर जुहैर साहब सवाल ये है कि क्या बुआ भतीजे का गठबंधन होगा या फिर अभी हम देख रहे हैं कि लड़के लड़कों का गठबंधन होगा? क्योंकि देखिए सवाल बड़ा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि मैसेज देने के लिए तो नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैसेज देने के लिए रखा ही है, क्योंकि राजनीति बहुत अलग चीज है और राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। लेकिन इमरान मसूद ने जो मैसेज देने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी कौन होती है हमें ये बताने वाली कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसी और कर दिया है कि जिस तरीके से वो कांग्रेस पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस को आदत हो गई है जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना देने की, तो क्या एक मैसेज है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल ये मैसेज ही है और ये भी बताने की जो है कोशिश है कि किस तरीके से इमरान मसूद पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो पार्टी छोड़ के जो है समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वापस उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी कि कांग्रेस में जो है, जो जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है और यही वजह है कि 7 साल कांग्रेस में बिताने के बाद वो फिर से उनको पार्टी बदलनी पड़ी और समाजवादी पार्टी का दामन उनको थामना पड़ा। तो ये अभी जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अभी तमाम धड़े जो है जो मुस्लिम वोटों के लिए और तमाम दूसरे वोटों के लिए अभी आपस में ऐसे ही रस्साकशी चलती रहेगी और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नेता है, मुस्लिम नेता है, उनके बारे में देखना होगा कि वो किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो होने देते हैं या बसपा और कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो अभी आने वाले काफी समय है, अभी देखना होगा क्या आगे जो है किस तरीके के वोट किस वक्त करवट बैठता है। ठीक है, चलिए जुहैर साहब आपसे एक सवाल और है, क्योंकि अगर मैं बात अलग अलग जिलों की करूं या अलग अलग इलाकों की करूं तो देखिए कहीं ना कहीं जो रणनीति दिखती है, क्योंकि जुहैर साहब आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इस वक्त नोएडा के स्टूडियो में बैठ के जो आपसे सवाल पूछूंगा उसका बेहतर जवाब आप ही दे पाएंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने कई जगह जो तस्वीरें देखी हैं, प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं योगी सरकार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अलग अलग हमेशा से रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जो बयान सामने आया वो हमने देखा, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से जो मैसेज दिया गया और अखिलेश यादव पर्दे के पीछे से कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं वो कुछ और है? देखिए, सियासी दल है तो सियासत तो जाहिर सी बात है कि सियासत तो होती रहेगी और शीर्ष नेतृत्व जो है, जिस तरीके से कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में लड़ी थी एक साथ मिलकर और उनको सफलता भी मिली थी, तो वो गठबंधन बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहेंगे, ना कांग्रेस तोड़ना चाहेगी, ना समाजवादी पार्टी तोड़ना चाहेगी, लेकिन एक दूसरे को जो कार्यकर्ता है या जमीनी कुछ नेता है उनके जरिए ऐसे बयान जरूर दिलवाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग हो सके और उनको ज्यादा जो है तवज्जो मिल सके। तो ये सियासत है, इसमें इसी तरीके से चीजें जो है चलती रहती हैं, इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी तय करना है वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा और जैसा भी तय हो जाएगा फिर तमाम कार्यकर्ताओं को जो जिस भी पार्टी के होंगे उनको उस हिसाब से काम करने की जो है जरूरत होगी, वही हिसाब से वो काम करेंगे।
अच्छा तो ठीक मुझे है, नहीं लगता लेकिन है उस कि ये उस बहुत ज्यादा हाँ प्रॉफिट लेने की बात है। ठीक है जोहर साहब, लेकिन लेकिन उस डर की भी तो बात करनी होगी ना। आपने लोकसभा चुनाव का पूरा समीकरण देखा, हमने जो पीडीए देखा है अखिलेश यादव का, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहने में गुरेज नहीं है कि वो पीडीए समीकरण उनका हिट रहा है। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुश्त होकर मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन अब जो मुसलमान वोट बैंक छिटक रहा है समाजवादी पार्टी से, जो सर्वे बता रहे हैं और जो उपचुनाव हुआ कुंदरकी जैसे इलाके में, वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से वोट बैंक छिटक रहा है और उसी वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कांग्रेस और बसपा कर रही है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी का डर है जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए दिख रहा है? नहीं, डर डर तो खैर है ही है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट छिटकने का। और खासतौर से जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र और बिहार में जो परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके जो जो तमाम जी जो मीटिंग्स हुई है, उसमें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि किस तरीके से ओवैसी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को के जो है बंटवारे को रोका जाए। तो कहीं न कहीं ओवैसी भी एक बहुत बड़े फैक्टर हैं और यही कारण है कि ओवैसी को कहीं न कहीं चाहे कोई भी गठबंधन अगर उनको एडजस्ट नहीं करती है, तो वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं आने वाले समय में। हाँ, लेकिन जोहैर साहब, उन्होंने आपको आपने किया। ओवैसी का जिक्र कर ही दिया है। हाँ, ओवैसी का जिक्र कर ही दिया है, तो सवाल बिहार से रिलेटेड थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। क्या आपको लगता है कि सीमांचल में जो ओवैसी कमाल कर पाए हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्या ओवैसी वो कर पाएंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए, ओवैसी ने अभी अभी हाल-फिलहाल में फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर कोई भी हमसे गठबंधन नहीं करता है, तो ना करे। लेकिन हम 200 सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयारी अपनी बना रहे हैं। लेकिन वो जहाँ तक मुझे लगता है कि 200 सीटों पे ज़रूर वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, दूसरे का समीकरण बिगाड़ने के लिए। लेकिन वो कम से कम 50 ऐसी सीटें हैं या 65 ऐसी सीटें हैं कि जहाँ पे वो बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड जो है वो चुनाव लड़ेंगे और वो उसमें से अधिकतर सीट जीतने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नैरेटिव जिस तरीके से उन्होंने सीमांचल में नैरेटिव सेट किया था, उसी तरीके से बिल्कुल। वो ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर उनका किसी से गठबंधन नहीं होता तब भी वैसे ही तब ज्यादा खतरनाक होंगे इन तमाम पार्टियों के साथ बनिस्बत बिल्कुल, अगर यानी उनको अहम दो अहम चार हाँ, अहम पांच फैक्टर सीटें होंगे, अगर देखें अहम तो फैक्टर होंगे। हाँ ठीक है राम जी। सुहेर साहब से मैं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बात कर रहा था और खासतौर पर ओवैसी फैक्टर का भी जिक्र कर रहा था। लेकिन आपसे उस विश्लेषण की बात करता हूं कि क्या इस वक्त 2027 चुनाव में हम देखेंगे कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा और खास तौर पर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन का हालात हुआ वो बस से बदतर हुआ, आपस में लड़ाई काफी हुई है और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में होगा। दूसरा सवाल, इंडिया अलायंस जो एक समय में बना था, अभी महाराष्ट्र में संजय राउत का बयान सामने आया कि इंडिया अलायंस को एक बार फिर से एक होना होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो एक हुआ था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है और आपसी लड़ाई की वजह से ही बिहार में भी हार का सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश में भी करना पड़ सकता है? राम जी। देखिए, एकजुट होना तो इनके लिए संभव नहीं है क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, सबके स्वार्थ अलग हैं और सबके मकसद अलग अलग हैं। और ये मकसद जो है क्षेत्रीय हिसाब से बदलते रहते हैं। बिहार की स्थिति अलग है, यूपी की अलग है। यूपी में भी अगर पूर्वी यूपी का आप हाल देखेंगे तो वहां का गणित जो चुनाव का है एकदम अलग है, पश्चिम का एकदम अलग है। कहीं पर किन्हीं का दबाव है, कहीं किसी का जो है बहुमत है, और कहीं ऐसे अंध मतदाता हैं जो अपने नेता के कहने पर जो कहो कुएं में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। और ऐसे मतदाता बहुतायत गरीब, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम मतदाता हुआ करते हैं। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं को इस समय सबसे ज्यादा असमंजस है, उनको लगता है समाजवादी की पार्टी की तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं या वो ओबीसी की तरफ जाएं। वहां जो बिखराव होगा वो अपने आप में सत्तारूढ़ दल को फायदा देगा, निश्चित रूप से अच्छा देगा। बीजेपी, अच्छा बीजेपी का भला है। हाँ राम जी, किसी भी हाल में बीजेपी का भला है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जितना बिखराव इनमें आपस में होगा उतना बीजेपी को फायदा मिलेगा। और यही एक कारण है कि अब देखिए बीजेपी ने एक ही टारगेट रखा है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस विकास। और यही एक कारण है कि अभी मुख्यमंत्री जो है आज सिंगापुर जा रहे हैं, फिर जापान जाएंगे। हालांकि उसके लिए जो है अखिलेश जी बड़े मजेदार टंच कस रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनका
एकदम अलग है। जो उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और विकासशील जो तगमा मिलना है, क्योंकि आज की रेवेन्यू जो होगी नहीं राम जी आपसे ये सवाल है, क्योंकि आप देखिए अच्छे विश्लेषक हैं, काफी दिनों से मेरी बातचीत आपसे होती रही है डिबेट में, लेकिन सवाल ये है कि हमने जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में देखी है, क्या आपको लगता है कि अब जात पात से उठकर काम हो रहा है पॉलिटिकल पार्टियां? क्योंकि अब हम मुस्लिम वोट बैंक की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक में किस तरीके से बिखराव होने लगा है, लेकिन वो मुस्लिम भी चाहता है कि हमारे लिए विकास का काम हो। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति जात पात से उठ रही है? मुस्लिम समुदाय का करीब 40% जो मतदाता है वो तो विकास की ओर ओरिएंटेड है। बाकी के जितने 60% है, ये सर्वेक्षण के आधार पर मैं कह रहा हूँ, वो पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब ये है कि वो बिके हुए हैं किसके द्वारा? धर्म के द्वारा, मौलवियों द्वारा और कुछ नेताओं द्वारा, जो उनके गलत सलत काम को हमेशा प्रश्रय देते रहे हैं। और पर 40% जो मतदाता है, निश्चित रूप से वो विकास के नाम पर ही वोट देगा। और उसमें युवक सबसे अधिक है, पढ़े लिखे अधिक है, क्योंकि आज की तारीख में जो मतदाताओं का अगर आप विश्लेषण करके देखेंगे तो जवान मतदाता 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के जो अभी हैं, उनका बहुमत ज्यादा है, उनका वजन ज्यादा है। अगर उन घर का एक लड़का अपने घर के सब लोगों को समझाएगा कि देखो डेवलपमेंट इतना हुआ, खाने को अपने को कोरोना काल में इतना मिला, मकान बनाने के लिए इतना अनुदान मिल गया, दूसरी योजनाएं बताई, जैसे लड़कियां जब पैदा होती हैं किसी घर में तो बिना हिंदू मुस्लिम देखे हुए उनके लिए अलग अलग पैसा जमा कर दिया जाता है। ये स्कीम आज तक थी, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति मुस्लिम समाज का भी जानता है। बिल्कुल, थोड़ी सी समझ कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में आई है। ज़ुहैर साहब, क्या राम जी की बात से आप सहमत हैं? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्योंकि देखिए अब मुसलमान भी ये चाहता है। पहले हम देखते थे कि एक फैमिली में कितनी पॉपुलेशन होती थी और उसमें हम देखते थे कि एक बेटा तो अच्छे से पढ़ गया है, लेकिन जो 5वां बेटा होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाया है। अब मुसलमान तबका ये समझने लगा है कि नहीं, हमें राजनेताओं ने काफी बेवकूफ बना लिया है। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं खुले तौर पे कर रहा हूं, एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना अन्य पार्टी। क्या मुसलमानों में अब ये समझ आ गई है कि जितना बेवकूफ आजादी के बाद हमें बनाना था, बना लिया गया, लेकिन अब अपने करियर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है और उसी पार्टी को वोट देना है जो विकास करेगा? बिल्कुल हर्जी, मुसलमान अब बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा है। जो खासतौर से जो नौजवान हैं अभी, जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा है। और यही डिफरेंट सोचने के कारण ही आप देखिए कि डिफरेंट नतीजा आपको देखने को मिला। और सीएसडीएस के डेटा के अनुसार अभी पिछले जो चुनाव जो हुए हैं उसमें 10% मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट किया है। नहीं कि बीजेपी को बिल्कुल मुसलमान वोट नहीं करते, 9% या ऐसे ही डेटा है। तो ये कहा जा सकता है कि मुसलमान बिल्कुल डिफरेंट सोच रहा है। और लोकल लेवल पे जो आप देखिए बहुत से यूपी के बहुत ऐसे इलाके में जानता हूँ जहाँ पे लोकल लेवल पे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ और डेवलपमेंट वर्क में बढ़ चढ़ के जो है मुसलमान जो नेता भी हैं, जो ग्रामीण स्तर के या ब्लॉक स्तर के जो नेता हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी होते हैं। और वो उन बीजेपी के जो भी विधायक या सांसद हैं उनके साथ मिलकर वो कदम मिला के वो काम भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल अब जो है बिल्कुल अंधभक्ति के साथ जो है, जो अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, वो भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से उठ न पा रहे हों, लेकिन जो नई नस्ल है वो बिल्कुल नया सोच रही है। या तो वो वैसी को सोच रही है या वो डेवलपमेंट को सोच रही है, लेकिन कुछ वो डिफरेंट सोच रही है, पहले जैसा अब नहीं रह गया। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों से एक एक सवाल लेता हूं, समय बहुत कम है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? 2027 में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, बीजेपी और मजबूत बनकर उभरेगी? जीत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मजबूती इस वक्त किसकी दिख रही है ज़ुहैर तुराबी साहब ग्राउंड पे? देखिए, जो लड़ाई है वो निसंदेह बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में ही रहेगी। और जो तीसरा कोई भी धड़ा रहेगा वो महज जैसे पिछली बार बसपा को नहीं, दो धड़ों में आपको क्या लगता है? दो धड़ों में क्या लगता है कि बीजेपी मजबूत है या समाजवादी? अभी ग्राउंड में बीजेपी के पास बहुत मजबूत है और उसका वोट कॉम्पैक्ट है, और बीजेपी के पास सांगठनिक
शक्ति बहुत चलिए तगड़ी है। ठीक है सर, उनका ठीक है। संगठन बहुत राम जी, मजबूत है जिससे जोहैर वो साहब अभी से, हाँ, हर जोहैर बात साहब बोल से रहे आप क्या उनकी बात से सहमत है? और आपका रिसर्च क्या कहता है? वो तो ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं और पूरी तरीके से बता रहे हैं कि हाँ, बीजेपी अभी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। आपका रिसर्च खास तौर पर क्या कहता है राम जी? समाजवादी पार्टी टक्कर देने की कोशिश कर रही है, किंतु जहां तक मेरा रीडिंग है और मेरा हम्म, संपर्क है मेरे विद्यार्थियों के द्वारा, मुझे ये अनुमान लग रहा हम्म, है कि आयुष्मान हम्म, कार्ड ने जो है मुस्लिम समाज में एक तरह की क्रांति ला दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम्म, गरीबी और सबसे ज्यादा बीमारी अगर वहां दिखती है महिलाओं में, बच्चों में, हम्म, और उसमें जो आयुष्मान कार्ड ने वहां पर एक विस्मयकारी कदम उठाया है, निश्चित रूप से वो हम्म। बीजेपी के पता है। ठीक और है, इन यानी जो विकास विकास कार्यों से हाँ जोड़ा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। फिलहाल ये तो पूरी क्लियरिटी है। बीजेपी तो खुले तौर पर कहती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं करता, लेकिन बीजेपी जो भेदभाव नहीं करती ना, वो स्थितियां अब उससे समझ में आने लगी है वोटर को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोहैर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। राम जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और मेरे साथ जुड़े हैं। कैपिटल टीवी पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को किस तरीके से मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, और आगे आने वाले समय में आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हाथापाई की नौबत भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।